दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि अगले महीने से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। जी हाँ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब उन प्लास्टिक वस्तुओं से है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद त्याग दी जाती है, यानी कि फेंक दी जाती है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन की अधिसूचना के अनुसार पॉलीस्टाइनिन और एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित निम्नलिखित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा। चूंकि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अगले महीने लागू होगा, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार ने प्रतिबंध की घोषणा क्यों की है और ये जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करेगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब उन प्लास्टिक सामानों से है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दी जाती है। सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग किए गए प्लास्टिक के उच्चतम शेयरों में से एक है क्लिंग फिल्म, कॉफी कप, फूड पैकेजिंग और कचरा बैग आदि तक, यानी कि ये जितने भी प्लास्टिक से बने हुए सामान आते हैं वो सारे चीज़ अब बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून सक्रिय होने के बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। पूर्णिया और किशनगंज जिले में कल सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। किशनगंज शहर की सड़कों पर पानी भर गया, जब पूर्णिया में भी बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। महानंदा नदी में जलस्तर फिर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज बुधवार को मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा, बक्सर समेत 7 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक इन जिलों में आज शाम तक कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के आसपास के इलाकों में भी मौसम बदलने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश की बड़ी अडानी विल्मर कंपनी बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा निवेश कर सकती है। कंपनी की टीम ने मोतीपुर फूड पार्क और बेला औद्योगिक क्षेत्र का जायजा लिया। यह टीम ने सुविधाएं देखी। कंपनी यहां खाद्य तेल का प्लांट लगा सकती है। यह कंपनी की 3 सदस्यों की टीम ने बिएडा के अधिकारियों से दोनों स्थानों पर भूजल स्तर, बिजली की उपलब्धता, आसपास के बाजार, NH, SS और रेलवे, माल, गोदाम आदि इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी ली। यह टीम बाढ़ और जल जमाव के बारे में भी जानकारी जुटाई। अधिकारियों के जवाब पर अडानी समूह के अधिकारियों ने संतोष जताया। उधर बिएडा ने कहा है कि 143 एकड़ में मेगा फूड पार्क खोलना है। यहां हल्दीराम और ITC आदि ने भूमि आवंटन का प्रस्ताव दिया है। यह नेपाल और यूपी से सटा होने से कंपनियों की यहां रुचि है। यह कंपनी की इंजीनियरों की टीम जल्द ही दौरा करेंगी। इसके बाद DPR बिएडा को सौंपा जा सकता है। अब अडानी विल्मर की बिहार में पहली इकाई होगी। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून समय पर पहुंच गया है, मगर अभी तक कई जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, जबकि कई जिलों में औसत से अधिक बारिश हुई है। जिन जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, इससे इन जिलों में सूखे जैसे हालात होने की आशंका है। साथ ही बिहार में खरीफ की खेती पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जहाँ खरीफ फसल के लिए मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा है, इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ नेपाल में ज्यादा बारिश होने से उत्तर बिहार की नदियां उफान पर है, वहीं दूसरी ओर बिहार में उम्मीद के मुताबिक बरसात नहीं होने से खेतों में अब भी दरारें पड़ी है। नतीजा यह है कि बिचड़ा डालने का अंतिम नक्षत्र आर्द्रा शुरू भी 1 सप्ताह पहले हो गया है और अब तक महज 60% ही काम हो पाया है। बिहार में अब तक 28% कम बारिश हुई है। जब 20 जिले ऐसे हैं जहां बारिश की कमी 50% से ज़्यादा है। जहाँ किशनगंज में 121% और अररिया में 98% ज़्यादा बारिश होने से औसत कमी का आंकड़ा थोड़ा कम हो गया है, मगर इसका सीधा असर खेती पर नजर आ रहा है। वैशाली जिले में 77% कम बारिश हुई है, लिहाजा यहाँ महज 20% बिचड़ा ही गिरा है। औरंगाबाद में भी 77% कम बारिश हुई है, यहाँ भी 32% बिचड़ा गिरा है। पटना जिले में भी 82% बारिश की कमी के चलते 38% बिचड़ा ही गिर पाया है। पूर्वी चंपारण और कटिहार को छोड़ करके कहीं भी बिचड़ा डालने का काम पूरा नहीं हो पाया है। इस सीजन में जिन जिलों में 50% से भी कम बारिश हुई है,
उसमें नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, शेखपुरा, खगड़िया, लखीसराय, जमुई और सहरसा जिला शामिल है। जब पटना, बक्सर, सीवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, बांका, मधेपुरा और कटिहार में भी सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में अब तक सामान्य से कुछ ज्यादा ही बारिश हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर की 8 साल की एक दिव्यांग बेटी का हौसला काबिले तारीफ है। इस बेटी की दोनों पैर सड़क दुर्घटना में कट चुके हैं, लेकिन आज भी वे न सिर्फ चलती फिरती है बल्कि मन से पढ़ाई भी करती है। जब दोनों पैरों से दिव्यांग बेटी शिप्रा पकड़ के वे कलेक्टर बनना चाहती है। जब मुजफ्फरपुर जिले के पूर्वी अनुमंडल के अंतर्गत मीनापुर प्रखंड के बनघरा गांव निवासी शैल कुमार दास की बेटी शिप्रा है, जहाँ यानी कि इस लड़की का नाम शिप्रा है। जब पिता मजदूरी करते हैं और वे गाँव के स्कूल में पढ़ती है। जब दोनों पैर नहीं होने पर वे कभी हाथ तो कभी सिर के बल से चलती है। जब अपना सारा काम वे खुद करती है। पिता शैल दास हर दिन उसे साइकिल पर बैठा करके स्कूल लाते हैं और फिर ले जाते हैं। तमाम परेशानियों के बीच वे अपने क्लास में अच्छे परफॉर्म भी करती है। शिप्रा के पिता शैल दास उस मनहूस दिन को याद करते हुए रोने लगते हैं जब सड़क दुर्घटना में उसके दोनों पैर चले गए थे। आपको बता दूं कि साल 2018 के दिसंबर महीने में बालू लदे ट्रक ने उसे कुचल दिया था। यह शिप्रा उस समय 5 साल की थी और अपने स्कूल जा रही थी, जहाँ उसका एक पैर घटनास्थल पर ही अलग हो गया था, जबकि दूसरा भी बुरी तरीके से डैमेज था। जहाँ उसे SKMCH में भर्ती कराया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। इलाज के दौरान डॉक्टर उसका दूसरा पैर भी नहीं बचा सके। आज शिप्रा अपने इलाके में सबकी लाडली है। पर करके क्या करोगी, इस सवाल पर तपाक से कहते हैं कि UPSC करके कलेक्टर बनना है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के उद्योग जगत के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बिहार को MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान मिला है, जहां 30 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सम्मानित करेंगे। ये जानकारी उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार और संघ शासित प्रदेशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को प्रोत्साहित और विकास के लिए किए गए कार्यों की कैटेगरी में बिहार को नेशनल MSME अवार्ड मिला है। यह ओडिशा के बाद बिहार को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह उद्योग मंत्री ने कहा है कि औद्योगिकरण की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे बिहार के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। जब बिहार के औद्योगिकरण का पूरा दारोमदार MSME सेक्टर पर है। बिहार में पिछले 1.5 साल में करीब 36,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जहां इसमें सबसे अधिक MSME सेक्टर में है। इस अवधि में बिहार में छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना और उद्योगों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जहां इस क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लिए 16,000 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिन्हें 10-10 लाख रुपए दिए गए। साल 2018 में ये योजना सिर्फ SC/ST के लिए थी, लेकिन इसकी सफलता के कारण 2021 से 22 में इसे विस्तार कर दिया और फिर इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, युवा और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। आज ये हर जिले में सफलता के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में खेत में ट्रैक्टर की जुताई के दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट निकलने लगे। इसके बाद इलाके में नोट लूटने और देखने वालों की भीड़ लग गई। दरअसल ये हैरत अंगेज मामला पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र की सिंगोड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पशुरा गांव में जमीन से नोट निकलने की बात सुनते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके हाथ जितना नोट लगा वे लेकर के फरार हो गए। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक सभी लोग नोट लेकर के भाग चुके थे। थाना क्षेत्र के पशुरा गाँव में खेत में ट्रैक्टर से जुताई के दौरान बंद पड़े 500 और 1000 रुपए के नोट मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक खेत से सभी लोग नोट लेकर के गायब हो चुके थे। फिलहाल फरार लोगों की पहचान की जा रही है और पैसा किसका है और कब से जमीन में दफनाया गया था, ये नोट मिलने के बाद ही पता चल सकेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से लोगों को जल्द ही छुटकारा मिलेगा। बिहार सरकार ने जाम लगने वाले 15 रेलवे क्रॉसिंग की पहचान करके रेलवे और ब्रिज बनाने का निर्णय कर लिया है। इसका निर्णय सेतु बंधन योजना के तहत किया जाएगा। ROB के निर्माण में 1175 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, नवादा, बेगूसराय और कटिहार में 15 ROB बनाने का फैसला किया गया है। सभी 15 ROB के निर्माण में 1175 करोड़
करोड़ 89 लाख खर्च होंगे, जिसमें 669 करोड़ 29 लाख बिहार सरकार देगी। आपको बता दूं कि बिहार में सेतु भारतमाला योजना के तहत भी आरओबी का निर्माण हो रहा है, जहां इसके तहत 21 आरओबी बन रहा है। इसमें से 19 मंजूरी भी मिल चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका जिले से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। मामला क्या है, चलिए भी जानते हैं विस्तार से। तो पापा की परी को अब खुद पर एतबार नहीं रहा, जहां अपने को बेगाना करके प्रेमी संग फरार होना अब इनकी नीयत बन चुकी है। जहां पारिवारिक दबाव में लड़कियां अपने परिजनों को धोखा देकर के, अपने परिवार को धोखा देकर के निकल जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह के दौरान बांका जिला के टाउन थाना क्षेत्र में ही आधा दर्जन लड़की फरार हो चुकी है, जहां इनमें ज्यादातर मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं। जब पुलिस की फजीयत भी ऐसे मामले में ज्यादा हो रही है, क्योंकि भाग रही लड़की का सही लोकेशन पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। जब काफी मशक्कत के बाद लड़की हाजिर होकर के अपने प्रेमी के हक में बयान देकर के निकल जाती है। इन पापा की परियों को अपने परिवार की इज्जत की तनिक भी चिंता नहीं है। ज्यादातर मामले सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लड़कियां किसी दूसरे लड़के से परिचित होकर के प्यार के समंदर में डूब जाती है और मौका देख करके उन्मुक्त पंछी की तरह उड़ जाती है। जब सबसे ज्यादा परेशानी परिवार वालों को होती है, जब कुछ समय तक तो वे अपने और परिचित में तलाश करते हैं, जब थक हार करके मामला थाना तक पहुंच जाते हैं। एक गांव से 4 दिन पहले एक नाबालिग लड़की गायब हो गई, जब परिजनों की खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल पाया है। जब लड़की के पिता ने एक लड़का सहित अन्य परिजनों को बहला फुसला करके शादी की नियत से अपहरण करके मामला दर्ज कराया। जहां समाहरणालय के पास से कुछ दिन पहले एक लड़की अचानक गायब हुई थी, जब पुलिस ने ककवारा के एक लड़के के पास से उसे बरामद किया था। इस बीच लड़की ने उस युवक से शादी भी रचा ली थी, लेकिन परिजनों के दबाव के आगे लड़की ने अपना बयान बदल दिया और लड़के को जेल की हवा खानी पड़ी। जब फिलहाल लड़की एक दुकान में काम कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अब सियासी जंग के लिए तैयार हो गए हैं। यह लोगों को अब वो अपनी राजनीति का दम जल्द ही दिखाते हुए नजर आएंगे। यह दरअसल एक्टर ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की। उनकी जीत से उनके साथ उनके चाहने वाले बेहद ही खुश हैं। एक्टर इस उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रत्याशी बनकर के उभरे हैं। निरहुआ ने जैसे ही अपने नाम जीत दर्ज की तो चारों तरफ लोग उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनकी जीत की खुशी अब उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि बधाई देने वालों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी भी है, जब उन्होंने अपने साथी को बधाई देते हुए लिखा है कि लोकसभा में छोटे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ का स्वागत है। अब आजमगढ़ में साफ तौर पर फर्क दिखेगा कि आखिर एक सांसद होता क्या है। आजमगढ़ की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। दरअसल मनोज तिवारी ने निरहुआ के चुनाव जीत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये बातें कही है। आपको बता दूं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ मनोज तिवारी असल जिंदगी में अच्छे दोस्त भी हैं, जब दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है। अब दोनों एक साथ ही राजनीतिक पार्टी में अपनी राजनीति का दम दिखाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र को 2.5 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ये लाभ उन केंद्र को नहीं मिल पाया है। जहां संचालकों के अनुसार प्रतिमाह 65,000 रुपये की दवाओं की बिक्री पर अनुदान देने की बात कही गई थी। जहां 2.5 से 3 साल में ये लाभ केंद्र को मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक एक भी केंद्र को ये लाभ नहीं मिल पाया है। जबकि शुरुआत में सभी केंद्र पर दवाओं की बिक्री प्रतिमाह 65,000 रुपये से अधिक थी। जन औषधि केंद्र लगातार घाटे के शिकार हो रहे हैं। इसका मूल कारण कंपनियों के दबाव में डॉक्टर जेनेरिक यानी कि सस्ती दवाएं ना लिख करके ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। इससे मेडिकल स्टोरों और दवा कंपनियों को लाभ मिल रहा है और जन औषधि केंद्र की दवाएं लगातार एक्सपायर हो जा रही है। स्थिति यह है कि फार्मासिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इस वजह से 1 साल के अंदर 7 केंद्र बंद हो गए हैं। एक तो वैसे ही जन औषधि केंद्र का बुरा हाल है, दूसरी सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान से भी वे वंचित हो रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ भारत की एक बेहद लोकप्रिय बचत योजना है। इसके लोकप्रिय होने का कारण इसका सुरक्षित होना, बढ़िया रिटर्न और टैक्स में छूट मिलना। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% की वार्षिक दर से ब्याज दिया जा रहा है। यही कारण है कि पीएफ में बहुत ज्यादा लोग निवेश करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति को अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता खुलवा सकता है, लेकिन ईपीएफओ उस व्यक्ति को अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक अभिभावक
एक ही बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो फिर एक नाबालिग बच्चे का पीपीएफ अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। नाबालिग के पीपीएफ अकाउंट के लिए भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक पीपीएफ खाते में जमा करवाया जा सकता है। लेकिन अगर माता पिता का खुद का पीपीएफ अकाउंट भी है तो फिर उनके खुद के अकाउंट और नाबालिग के पीपीएफ अकाउंट दोनों को मिलाकर के अधिकतम निवेश की लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना ही रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। सोमवार को राज्य नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने 4 वर्षीय बीए बीएड एवं बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट की लॉन्चिंग की है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वेबसाइट और आवेदन प्रपत्र को सरल बनाया गया है, जहाँ अभ्यर्थी आसानी से अपने मोबाइल से भी आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। ये तीसरी बार है कि आवेदन शुल्क में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। दोस्तों एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां बेऊर जेल के 40 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के इस ब्लास्ट के बाद वार्ड को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने यह जानकारी दी है। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। राजधानी पटना में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि बेऊर जेल के 40 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना के अलावा दूसरे जिले की बात करें तो गया में 11, भागलपुर में 9, अरवल, बांका, समस्तीपुर में 4, रोहतास और सहरसा में 3, दरभंगा, कटिहार और मुंगेर में 2, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में 1 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जब पिछले 24 घंटे में बिहार में 85,716 सैंपल की कोरोना जांच की गई है और संक्रमण दर 0.15% रही है। एक दिन पहले 1,31,812 सैंपल की जाँच में 112 संक्रमित मरीज मिले थे। दोस्तों बात करते हैं कि फलों का राजा कहे जाने वाले आम की एक से बढ़कर एक किस्म बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आम की मिठास की वजह से शुगर के मरीजों के लिए इस फल को खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बिहार के एक किसान की बदौलत शुगर के मरीज भी आम का लुत्फ उठा सकेंगे। आम का नाम अमेरिकन ब्यूटी है। जब मुजफ्फरपुर के किसान भूषण सिंह के बगीचे का आम आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आम का रंग सेब की तरह है। जब इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज सामान्य आमों से बिल्कुल भी अलग है। इसके साथ ये आम शुगर फ्री है और इसका नाम अमेरिकन ब्यूटी है। यह किसान का कहना है कि जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वे एक बार इस आम का दीदार जरूर करते हैं। 6 साल पहले बगीचे में लगाए गए आम मुजफ्फरपुर के मुसहरी गांव के रहने वाले किसान भूषण सिंह इस आम के पौधे को पश्चिम बंगाल से लेकर के आए थे। इस खास किस्म के पौधे को उन्होंने 6 साल पहले अपने बगीचे में लगाया था। 2 साल पहले से इस पेड़ में फल लगना शुरू हुआ। किसान भूषण सिंह का कहना है कि ये आम शुरुआत से लेकर के पकने तक 16 बार अपना रंग बदलता है, लेकिन इसका मंजर और दाना अन्य आमों की तरह ही होती है। भूषण सिंह बताते हैं कि ये आम 5 महीने में तैयार हो जाता है। जुलाई महीने में ये आम पक करके तैयार हो जाता है। जब पकने के बाद इस आम का वजन आधा किलो के आसपास होता है। किसान का कहना है कि ये आम शुगर फ्री है, जिस कारण से इसकी मिठास अन्य आमों की तुलना में कम है। हालांकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। किसान भूषण सिंह बताते हैं कि चर्चा में आने के बाद पौधे की मांग बढ़ गई है। जो भी इस आम को देखता है वह एक बार इसके पौधे की मांग जरूर करता है। लेकिन बिहार में अभी तक इस पौधे की नर्सरी नहीं है, लेकिन इसकी नर्सरी बनाने में देश में काम किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब का सेवन व्यापार करना गैर कानूनी है। ये तो आपको पता है। इससे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। जब बिहार में शराबबंदी के 6 साल से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं, इसके बावजूद भी आए दिन हर रोज़ बिहार में शराब के कई पेटी जब्त की जाती है। जब बिहार में शराब को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बाकायदा टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखी है। शराब की सूचना देने के लिए बीते साल टोल फ्री नंबर 180034562628 और 15545 नंबर जारी की गई है। जब मद्य निषेध निबंधन एवं उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा था कि टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, आधे घंटे में शराब पर एक्शन देखिए। 16 नवंबर 2021 को हुई समीक्षा बैठक के बाद से तिरहुत प्रमंडल के जिलों में शराब कारोबारियों पर की गई कार्रवाई की जिलेवार समीक्षा की गई थी। जब बीते दिनों बिहार पुलिस मुख्यालय से मद्य निषेध प्रभाग द्वारा चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान में अर्जित सफलताओं के संदर्भ में एक पूरक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बिहार पुलिस ने इस साल
साल जनवरी से मई महीने तक करीब 14 लाख लीटर शराब जब्त की है। इससे 8,15,000 लीटर से अधिक विदेशी शराब जबकि 5,72,000 लीटर से अधिक देसी शराब मिली है। इस दौरान पुलिस ने 47,249 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय से जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मई महीने के बीच 36,120 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 5634 गाड़ियों को जब्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार की मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान जब पटना आए हुए थे तो फिर उस दौरान भी उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी। तब धर्मेंद्र प्रधान का दौरा बेहद गोपनीय रखा गया था, लेकिन इस बार धर्मेंद्र प्रधान के आगमन की जानकारी पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को ही हो गई थी। एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत भी किया गया। धर्मेंद्र प्रधान का पटना दौरा इस बार राष्ट्रपति चुनाव और फिर जेडीयू के साथ बीजेपी के रिश्तों को लेकर के बेहद खास माना जा रहा है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान को साल 2010 वाली भूमिका में बीजेपी बिहार के अंदर आगे कर रही है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में बीजेपी और फिर जेडीयू के बीच रिश्ते में खटास देखने को मिल रही है। अग्निपथ को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जिस तरीके से बिहार में उच्च शिक्षा की बहाली का मामला उठाया है, उसे देखते हुए दोनों दलों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं माने जा रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जुबैर की गिरफ्तारी पर तंज कसा है। उन्होंने #I stand with जुबैर के साथ शायरी के माध्यम से सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने उर्दू के क्लिष्ट शब्दों वाली एक शायरी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। अब इस पर ट्रोलर्स भी मजे ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है कि ऐ आंख वालों इबरत हासिल करो, कोई जालिम कोई जाबिर हमेशा रहा है और ना रहेगा। एक दिन उसको जरूर अपने आमाल का हिसाब देने अपने रब से रूबरू हाजिर होना है। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट में कई शब्द ऐसे हैं जो आम लोगों को समझ में ना आए। जैसे इबरत, इसका अर्थ होता है कि शिक्षा या फिर चेतावनी। इसी तरह जाबिर का हिंदी में अर्थ होता है अत्याचारी। इसी शायरे में प्रत्युक्त अमाल शब्द का अर्थ अनुचित और निंदनीय काम करने वाला है। इस तरह से देखें तो फिर इस शायरी का अर्थ है शिक्षा हासिल करो। कोई जालिम या फिर अत्याचारी ना कभी रहा है और नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को अपने कामों का हिसाब देने के लिए एक दिन अपने खुदा के पास हाजिर होना होगा। इस तरीके से देखें तो फिर तेजस्वी यादव ने इस शेर के माध्यम से भाजपा पर सीधा हमला बोला है। दोस्तों बात करते हैं कि अमीर बनने की ख्वाहिश हर किसी को होती है, लेकिन जब कोई अपने इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए बैंक लूट जैसी अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे। जब बिहार में बैंक लूटने वाला एक ऐसा ही गैंग सामने आया है जिसके बैंक लूटने का कारण और मकसद सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने की ख्वाहिश मात्र थी। जब बिहार के अरवल जिले में हुई बैंक लूट की इस घटना का जब पुलिस ने खुलासा किया तो फिर कारण जानकर के वे भी दंग रह गई। दरअसल अरवल जिले के बेलखरा में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 2 दिन पहले लूट हुई थी। जब पुलिस ने बैंक लूट की इस घटना का खुलासा कर दिया है। एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने बताया है कि जिले के बेलखरा में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई और इस लूट की वारदात को पुलिस ने कड़ी चेतावनी के रूप में लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी रोशन कुमार नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। उसके बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि सभी शातिर अपराधी जल्द ही अमीर बनने के चक्कर में लगातार अलग अलग जिलों में बैंक लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। जब बैंक लूट को अंजाम देने के बाद सभी ने अपने रिश्तेदार के यहाँ रुपये छिपाने के उद्देश्य से रखा। जब पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया तो फिर मामला खुलासा होने लगा और फिर सभी की गिरफ्तारी शुरू हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 10 साल से सक्रिय मोस्ट वांटेड मिथिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को यह गिरफ्तारी मधेपुरा पुलिस ने की है। ये जानकारी कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे के फेसबुक पोस्ट से मिली है। इसी के साथ ही शिवदीप लांडे ने अपने अगले लक्ष्य के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि 34 साल से मोस्ट वांटेड की सूची में दर्ज जानेश्वर यादव की गिरफ्तारी उनका अगला लक्ष्य होगा। शिवदीप लांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया है कि उनके कार्य लक्ष्य मधेपुरा जिले में लगभग 1 दशक से मोस्ट वांटेड
मिथिलेश शंकर यादव गिरोह सक्रिय था। इस गिरोह पर 36 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। शिवदीप लांडे ने लिखा है कि ये मेरे मोस्ट वांटेड की सूची में टॉप पर थे। आज अंत में इस गिरोह का अंत हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन ये सुविधा अब अपने उद्देश्य से भटकती नजर आ रही है। जहाँ ताज़ा मामला बिहार के छपरा से जुड़ा है, जहाँ के दरियापुर में एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बच्चे भोजपुरी के हिट लेकिन अश्लील भोजपुरी गाने सुनते हुए और फिर देखते हुए नजर आ रहे हैं। स्मार्ट क्लास के स्क्रीन पर यह वीडियो जब प्ले हो रहा है तो फिर क्लास में शिक्षक भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग सिस्टम पर तरह तरह के सवाल खड़े करने लगे हैं। मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग में भी हरकंप मच गया है। जब डीएम के आदेश पर शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच शुरू की तो फिर शुरुआती जांच में ये सही प्रतीत हुआ। जब डीएम का आदेश लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने इस मामले की जांच की थी और इस मामले को सत्य बताते हुए अपनी रिपोर्ट भी डीएम को भेज दी। जांच रिपोर्ट में डीएम ने बताया है कि उच्च विद्यालय परसोना के उन्नयन कक्षा में गाना चलाने के वायरल वीडियो की जांच शिक्षा विभाग से करवाई गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण को अपना विस्तार से जांच रिपोर्ट प्रक्रिया दिया, जिसमें उन्नयन के नोडल शिक्षक संजय कुमार, जो विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष भी हैं, उनको स्पष्ट रूप से इसके लिए दोषी करार दिया गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कर्मचारी सुनील मिश्रा है, जो कि स्कूल के आदेशपाल भी है। दोनों सरकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को काफी गंभीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस बीच वीडियो वायरल होते ही राजनीति तेज हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय गणना को लेकर के जहां जेडीयू श्रेय लेने में जुटा है, तो वहीं जनगणना कराए जाने को लेकर के तैयारी भी तेज हो गई है। जनगणना को लेकर के नोडल विभाग बनाए गए सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। संभावना जताई जा रही है कि गणना का कार्य जुलाई के अंतिम में प्रारंभ भी हो सकती है। राज्य स्तर पर जहाँ सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, वहीं राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी को जातीय आधारित गणना का जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सरकार इस गणना को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि जातीय जनगणना बेहतर ढंग से होगी, ये एक नजीर बनेगा। सामान्य प्रशासन विभाग में भी इसे लेकर के एक नया सेशन बनाया गया है। इसके अलावा संयुक्त सचिव रैंक के पदाधिकारी की भी तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस सेक्शन को लेकर के सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कर्मियों के करीब आधा दर्जन पद का सृजन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में अग्निपथ स्कीम पर चर्चा की मांग को लेकर के विपक्ष ने मानसून सत्र का बहिष्कार कर दिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सदन में विपक्ष की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। तेजस्वी यादव के इस आरोप के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि विपक्ष के लोग खुद ही सदन में बात करने से भागते हैं। सदन बात करने की जगह है, ना कि हंगामा करने की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि विपक्ष के लोग सदन में चर्चा करने से भागते हैं। सदन अपनी बातों को रखने की जगह है, ना कि हंगामा करने की। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बात है तो फिर उसे शांतिपूर्ण तरीके से सदन में रखना चाहिए, इसलिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन खुद ही इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं और सदन से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में हुए भारी बवाल की आग ठंडी पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। भले ही आंदोलन थम गया हो, लेकिन विपक्षी दल इस पर जमकर के विरोध जता रहे हैं। जब विधानसभा के मानसून सत्र में आरजेडी समेत कांग्रेस वाम दल इस योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। भाजपा की ओर से हिंसा के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भाजपा के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आरजेडी को रेल जलाओ पार्टी कह दिया है। इस पर अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए हरिभूषण ठाकुर बचौल पर हमला बोला है। उन्होंने इसमें अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। रोहिणी ने 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में भाजपा विधायक के वीडियो को शेयर करते हुए रोहिणी ने ट्वीट किया है, उसमें ऐसे शब्द हैं जिसे हम बोल नहीं सकते। जब उन्होंने लिखा है कि विधायक का चेहरा देखने से ही प्रतीत होता है कि ये इसके भूत हैं। आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। माने कुछ भी बोल दो, वे मान्य नहीं। रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री पर भी इशारों में हमला किया। उन्होंने कहा है कि सभी झूठ और थेथोलॉजी विधा में पारंगत हो चुके हैं। अपने इसी ट्वीट पर उन्होंने आगे लिखा है कि लगता है कि शादी ब्याह कराने आया है। अगर लड़की साधारण होती है तो फिर उसे इसी तरीके बताया जाता है कि नहीं, लड़का तो बहुत सुंदर है। ठीक इसी तरीके से अग्निपथ योजना की विशेषता बताया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि ओबीसी की पार्टी भी इस बार मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव लड़ रही है, जहां ओबीसी खुद प्रचार में जुट गए हैं। जहां कल उन्होंने जबलपुर में प्रचार किया था, जबकि आज वे भोपाल में प्रचार करेंगे। ऐसे में ओबीसी को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जहां दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम पर एक दूसरे की बी टीम होने का आरोप लगा रही है, क्योंकि एआईएमआईएम की वजह से दोनों पार्टियों को अपने अपने वोट कटने का डर है। हालांकि एआईएमआईएम खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। जब पार्टी ने प्रदेश के 7 शहरों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसके चलते हुए ओबीसी खुद जबलपुर, भोपाल और इंदौर में पार्टी के पक्ष प्रचार करने में जुट गए हैं। एमआईएम को लेकर भी कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। जब कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने कहा है कि भाजपा नगरीय निकाय चुनाव हार रही है, इसलिए अपनी बी टीम को एक्टिव कर रही है। जब बीजेपी ओबीसी के सहारे वोट बंटवारा करना चाहती है, ऐसे में जहां जहां ओबीसी दौरा कर रहे हैं वहां वहां कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जब कांग्रेस को इस बार निकाय चुनाव में जीत मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भारतीय थल सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए सभी प्रकार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए भारतीय सेना ने जिले स्तर पर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। जब पहले चरण में दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार आदि जगहों पर अलग अलग तारीख पर भर्तियां होंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जारी किया है। सेना में भर्ती की इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि बिहार में जिले स्तर पर 1 जुलाई 2022 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अलग अलग तारीख को जिले स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले दानापुर में 7 जिलों के पटना, बक्सर, भोजपुर, आरा, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली आदि में 7 से 23 अक्टूबर तक भर्ती होगी। गया के 11 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई में 2 से 15 नवंबर तक भर्ती होगी। मुजफ्फरपुर के 8 जिले बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सारण, बगहा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी आदि की 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक भर्ती होगी। इसके अलावा कटिहार के पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज आदि में 7 से 20 दिसंबर तक सेना में भर्ती शुरू होगी। सेना ने 25,000 खाली पड़े पदों पर भर्ती निकाली है। सभी इच्छुक उम्मीदवार समय रहते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र बेहद दिलचस्प दौर में गुजर रहा है। तेजस्वी यादव नेतृत्व में आज विपक्षी नेताओं ने स्पीकर विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की थी और सदन में अग्निपथ योजना को लेकर के चर्चा करने की मांग रखी थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसे खारिज कर दिया है। इसके बाद विपक्ष ने सदन के बहिष्कार का ऐलान किया। सदन की कार्रवाई में अब विपक्षी विधायक के शामिल नहीं होंगे। विपक्षी विधायक आज बुधवार को विधानमंडल में स्थित कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के सामने धरना पर बैठेंगे। जब विधानसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम नौजवानों के लिए सही नहीं है। इस योजना को लाकर के केंद्र सरकार ने देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसे लेकर के हम लोगों ने राजभवन मार्च भी किया है। इसे लेकर के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान से भी मिले थे। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में इस पर चर्चा हो और सरकार अपनी बातें रखे, लेकिन सदन में ये कहा जाता है कि ये बिहार का मामला नहीं है, केंद्र का मामला है, इसीलिए बहस नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में उर्दू बंगला टीटी अभ्यर्थियों की अपने रिजल्ट की मांग को लेकर के जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी के यहाँ जम करके प्रदर्शन किया, जहां अभ्यर्थियों ने गुलाम रसूल बलियावी के आवास के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गुलाम रसूल बलियावी के आवास पर लगे नेम प्लेट को ईंट से तोड़ने की कोशिश की। अभ्यर्थियों ने इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पर भी हमला करते हुए कहा कि मुस्लिमों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सीएम कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। जहाँ वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि 5,500 उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया। या 3 महीने पहले 40,000 शिक्षकों की बहाली की गई, लेकिन उसमें कहीं भी उर्दू टीईटी का नाम नहीं था। अभ्यर्थियों ने गुलाम रसूल बलियावी पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वे हमेशा अल्पसंख्यकों की राजनीति करने का दावा करते हैं, चुनावी रैलियों में भाषणबाजी, बयानबाजी करते हैं। नाराज उर्दू टीईटी अभ्यर्थी इसलिए उनके आवास का घेराव कर रहे हैं। इस दौरान आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बलियावी के घर के बाहर लगे नेम प्लेट को तोड़ने की कोशिश भी की। हालांकि मौके पर कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची और अभ्यर्थियों को खींच करके वहां से बाहर निकाला।
दोस्तों बात करते हैं कि कनकई नदी के भीषण कटाव ने पूर्णिया के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, जहां अमौर के हाट बाजार प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय तक जाने के लिए करीब 3 किलोमीटर अतिरिक्त पैदल चल करके मुख्य सड़क पर पहुंचने को विवश हैं। जहां भूमिहीन लाचार ग्रामीणों ने भीषण कटाव को रोकने के तथा अस्थायी समाधान की मांग जिला प्रशासन से की है। जहां पूर्णिया के अमौर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत ढहुआबाड़ी पंचायत की तालबाड़ी महादलित टोला वार्ड नंबर 10 कनकई नदी के भीषण कटाव की चपेट में है। जहां ग्रामीणों ने बताया है कि गांव के एक सड़क पूर्व में ही यानी कि पहले ही कनकई नदी के गोद में समा चुके हैं, जहां वहीं सड़क पर बने पुल कनकई नदी के कटाव में ध्वस्त हो गया। जब बिहार में बाढ़ ने दस्तक दी तो फिर कई जगहों पर मुख्य सड़क भी कटाव के कारण विलीन हो गए हैं। कई पंचायतों का संपर्क मुख्यालय से भंग हो गया। बारिश का पानी भी घरों में प्रवेश कर रहा है। बिहार में मानसून अभी ठीक से नहीं पहुंच पाया है। जब मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार सहित समूचे उत्तरी भारत में मानसून बेहद कमजोर है। जब पिछले 3 दिन से बिहार में औसत 3 मिलीमीटर बारिश भी नहीं हो सकी है, वही मानसून के रंग पकड़ने के बाद नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा। जब बिहार में बाढ़ ने फिर से एक बार दस्तक दी है, बिहार के कई जिले बाढ़ का डंस झेलने को मजबूर हो चुके हैं। मानसून की बारिश और नेपाल के द्वारा लगातार छोड़े जा रहे पानी से कोसी समेत कई नदियों में उफान है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।